जनवरी 2013 में अफवाहें फैलीं कि फोर्डो ईंधन संवर्धन संयंत्र में विस्फोट हुआ है। आईएए की आगे की रिपोर्टों में निष्कर्ष निकाला गया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। 25 अप्रैल 2013 को एक इजरायली विमान ने हाइफा के तट पर एक ड्रोन को मार गिराया जो कथित तौर पर हिजबुल्लाह से संबंधित था। 7 मई 2013 को तेहरान के निवासियों ने उस क्षेत्र में 3 विस्फोटों की आवाज सुनने की सूचना दी जहां ईरान अपने मिसाइल अनुसंधान और डिपो रखता है। बाद में एक ईरानी वेबसाइट ने कहा कि विस्फोट एक निजी स्वामित्व वाली रासायनिक फैक्ट्री में हुए थे। 10 दिसंबर को हमास ने घोषणा की कि सीरियाई संघर्ष को लेकर थोड़े समय के लिए संबंध टूटने के बाद उन्होंने ईरान के साथ संबंध फिर से शुरू कर दिए हैं। 2014 यरूशलेम की एक अदालत ने एक इजरायली व्यक्ति यित्साक बर्गेल को ईरान के लिए जासूसी करने की पेशकश करने के आरोप में 4.5 साल की जेल की सजा सुनाई है। बर्गेल यहूदी विरोधी समूह नेतुरे कार्ता से संबंधित है। 5 मार्च 2014 को इजरायली नौसेना ने क्लोज सी मालवाहक जहाज को रोका। इजरायल ने बताया कि ईरान इस जहाज का इस्तेमाल गाजा में दर्जनों लंबी दूरी के रॉकेटों की तस्करी के लिए कर रहा था, जिनमें सीरिया में निर्मित M302 रॉकेट भी शामिल थे। फुल डिस्क्लोजर नामक ये ऑपरेशन, जिसे शायद 13 विशेष बलों द्वारा अंजाम दिया गया था, लाल सागर में हुआ, जो इजरायल से 1500 किलोमीटर और पोर्ट सूडान से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। ईरानी मीडिया ने बताया कि 24 अगस्त 2014 को IRGC ने नतांज ईंधन संवर्धन संयंत्र के पास एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया था। इजरायली सेना ने इन रिपोर्टों पर कोई टिप्पणी नहीं की। तेहरान के दक्षिण पूर्व में परचिन में संदिग्ध परमाणु रिएक्टर के पास स्थित एक सैन्य विस्फोटक कारखाने में हुए विस्फोट में 2 मजदूर मारे गए। ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान के आदेश पर जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह ने लेबनान और शेबा फार्म के इजरायली नियंत्रित हिस्से की सीमा पर एक विस्फोटक उपकरण में विस्फोट किया, जिसमें 2 इजरायली सैनिक घायल हो गए। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों पर तोपखाने से गोलाबारी की। सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान 1973 के योम किप्पुर युद्ध में इजरायल द्वारा गोलान हाइट्स के अधिकांश हिस्से पर अपना नियंत्रण फिर से स्थापित करने के बाद से इजरायल और सीरिया के बीच युद्धविराम बना हुआ है, लेकिन 2011 में शुरू हुए सीरियाई गृहयुद्ध के कारण सीमा पार कई बार गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। खबरों के अनुसार सीरिया में संभावित सत्ता शून्य की स्थिति में इजरायली सेना संभावित खतरों से निपटने की तैयारी कर रही थी। जनवरी 2014 में एक इजरायली अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, असद के बाद और सीरिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद वे आगे बढ़ेंगे और अपना ध्यान इजरायल पर केंद्रित करेंगे। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि इजरायल की सीमा पर घुसपैठ करने वाले आतंकवादी बलों से सुरक्षा उपाय बढ़ेंगे, लेकिन इन प्रगति से सीरिया संकट में इजरायल की तटस्थता की नीति में कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है। सीरियाई गृहयुद्ध में क्षेत्र में अपनी रसद और सैन्य शक्ति को मजबूत करने की उम्मीद में तेहरान का लक्ष्य ईरानी राजधानी से दमिश्क और भूमध्य सागरीय तट तक एक मार्ग प्रशस्त करना है। इजरायली सरकार को विश्वास है कि ईरान से भूमध्य सागर तक क्षेत्रीय निरंतरता बनाने और नौसैनिक जहाज़ों, लड़ाकू विमानों और हजारों सैनिकों सहित सैन्य बलों को सीरिया में स्थायी ठिकानों पर स्थानांतरित करने में रुचि रखता है और सीरिया को लेबनानीकरण करने और शिया मिलिशिया का उपयोग करके उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ किया था। जैसा कि इजरायली रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने चेतावनी दी है, तेहरान से दमिश्क तक शिया गलियारे के अस्तित्व को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। 2017 में इजरायली खुफिया विभाग ने इजरायली सीमा से
मात्र 50 किलोमीटर दूर सीरिया में बन रहे एक ईरानी अड्डे का पता लगाया। जनरल कासम सुलेमानी के नेतृत्व में ईरान की IRGC कुद्स फोर्स, हिजबुल्लाह और रूस द्वारा सीरियाई सरकार को दी गई सहायता ने बशर अल असद को 2017 के युद्ध में विजयी होने में सक्षम बनाया, जिससे इजराइल के लिए सबसे खराब स्थिति यानी ईरान और इराक से सीरिया होते हुए लेबनान इजराइल सीमा तक फैले एक निरंतर प्रतिरोध अक्ष का निर्माण हो गया। मोसाद के निदेशक योसी कोहेन ने 2018 में कहा कि सीरिया में असद की जीत को रोकने में इजराइल की विफलता, साथ ही 2006 में हिजबुल्लाह को हराने में इजराइल की विफलता का मतलब था कि कासिम सुलेमानी यदि वो ऐसा चाहे तो बिना रोके तेहरान से लेबनान की इजराइल सीमा तक अपनी कार चला सकते हैं, और यही मार्ग ईरान के मुख्य क्षेत्रीय प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के लिए रॉकेटों से भरे ट्रकों के लिए भी खुला होगा। कहा गुप्त अभियान 2013 से 2017। 2013 और 2017 के बीच कई मौकों पर इजराइल ने कथित तौर पर सीरियाई क्षेत्र या लेबनान के भीतर हिजबुल्लाह और ईरानी ठिकानों पर हमले किए या उनका समर्थन किया। विश्वसनीय रूप से रिपोर्ट की गई पहली घटनाओं में से एक 30 जनवरी 2013 को हुई, जब इजरायली विमानों ने कथित तौर पर हिजबुल्लाह को ईरानी हथियार ले जा रहे एक सीरियाई काफिले पर हमला किया। हमेशा की तरह इजराइल ने इस घटना पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, एक ऐसा रुख जिसके बारे में माना जाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए था कि सीरियाई सरकार जवाबी कार्रवाई करने के लिए बाध्य महसूस न करे। मई 2013, दिसंबर 2014 और अप्रैल 2015 में कई और घटनाओं का आरोप इजरायली वायुसेना IAF पर लगाया गया। इनमें से कुछ रिपोर्टों की पुष्टि सीरियाई अरब गणराज्य ने की, जबकि अन्य को नकार दिया गया। इजराइल ने सीरियाई क्षेत्र में हिजबुल्लाह और बातवादी सीरियाई ठिकानों को कथित रूप से निशाना बनाने के आरोपों पर टिप्पणी करने से लगातार इनकार किया। 2015 में हिजबुल्लाह के संदिग्ध आतंकवादियों ने शेबा फार्मों में इजरायली सेना पर जवाबी हमला किया। यह हमला सीरियाई गोलान में इजरायली हवाई हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें हिजबुल्लाह और IRGC के वरिष्ठ अधिकारी मरे गए थे। मार्च 2017 में सीरिया ने गोलान हाइट्स के इजराइल कब्जे वाले हिस्से की ओर विमान रोधी मिसाइलें दागीं। आरोप था कि ये मिसाइलें इजरायली वायुसेना के विमानों को निशाना बना रही थी, जिनके बारे में सीरिया ने दावा किया कि वे सीरिया के पलमायरा में लक्ष्यों पर हमला करने जा रहे थे। इस घटना के बाद इजराइल राज्य ने कहा कि वो लेबनान में स्थित इजराइल विरोधी ताकतों, विशेष रूप से हिजबुल्लाह की ओर भेजे जा रहे हथियारों के जत्थे को निशाना बना रहा था। इजराइल ने सीरिया के इस दावे को खारिज कर दिया कि एक लड़ाकू विमान को मार गिराया गया और दूसरा क्षतिग्रस्त हो गया। इजराइल ने इस घटना के बाद सीरिया या मध्य पूर्व में कहीं भी किसी पायलट या विमान के लापता होने की सूचना नहीं दी है। कुछ सूत्रों के अनुसार सीरियाई गृह युद्ध के दौरान यह पहली बार था जब इजरायली अधिकारियों ने हिजबुल्लाह के काफिले पर इजरायली हमले की स्पष्ट रूप से पुष्टि की थी। सितंबर 2017 तक इस तरह की पुष्टि केवल एक बार ही जारी की गई थी। जनवरी 2014 में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अंतरिम समझौते के परिणाम स्वरूप ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल 6 सप्ताह पीछे हटेगा। क्षेत्र के सबसे विचित्र गठबंधनों में से एक में इजराइल और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले खाड़ी अरब राज्य जिनेवा में परमाणु समझौते की संभावना पर अपनी आपसी निराशा पर तेजी से एक समान आधार और एक समान राजनीतिक भाषा पा रहे हैं, जो तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित कर सकता है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन जैसे मुख्य तत्वों को बरकरार रख सकता है। जून 2017 में इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री मोशे यालोन ने कहा कि हम और अरब, वही अरब जिन्होंने यहूदी राज्य को नष्ट करने की कोशिश करने के लिए 6 दिवसीय युद्ध में एक गठबंधन बनाया था, आज खुद को हमारे साथ
एक ही नाव में पाते हैं। कतर को छोड़कर सुन्नी अरब देश काफ़ी हद तक हमारे साथ एक ही नाव में हैं, क्योंकि हम सभी एक परमाणु ईरान को हम सभी के लिए नंबर 1 खतरा मानते हैं।